हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। बात होने वाली है कोरोजन, जो हमारा यूनिट चल रहा है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोरोजन कम या ज्यादा हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क के लिए आता है कि भाई फैक्टर्स बताओ जहां पर कोरोजन कम या ज्यादा हो सकता है, या फिर वो फैक्टर्स बताओ जहां पर कोरोजन डायरेक्टली लिंक करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, एक मजेदार सेशन की यहाँ पे शुरुआत हो रही है और धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मजेदार चीजें यहाँ पर चलने वाली हैं। तो जो टॉपिक है आज का वही है फैक्टर से इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ कोरोजन। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब है कि जो उसको इन्फ्लुएंस कर देता है, मतलब कभी कोरोजन ज्यादा हो सकता है या कभी कोरोजन कम हो सकता है। तो बेसिकली कोरोजन जो है बच्चा, जो क्षरण हो रहा है, जो घिस रहा है लगातार मेटल, ठीक है, किसी के कांटेक्ट में आने से, तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कांटेक्ट में आने से या जिसके रहने से, जिसके होने से मेटल जो है कि हमारा खराब हो सकता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे निकल आ रहा है वो है नेचर ऑफ मेटल। अभी नेचर ऑफ मेटल का मतलब क्या है कि भाई मेटल किस तरह का है। अगर हमारा मेटल फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं कि यार मेटल को हमने रखा कहाँ पर है, किस तरह का मेटल है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो भाई नेचर ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन इन गैल्वेनिक सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि अगर आपको याद होगा गैल्वेनिक सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिक चीज में, कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो हम रखते थे जिंक। अब यहाँ पर हम जिंक रखते थे जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में इस तरह से, और बाजू वाला जो बीकर हम बनाते थे उसमें हम कॉपर रखते थे, अगर आपको याद होगा तो ये समझने वाली बात ये है कि यार मेटल जो है कि हम कहाँ लेने वाले हैं, ये पूरी तरह से कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है गैल्वेनिक सीरीज। हमारा जैसा भी मेटल होगा वो गैल्वेनिक सीरीज में कहाँ पर जा रहा है वो हमको पता चल रहा है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ मेटल जो है कि मेटल कैसा होने वाला है ये डिपेंड करेगा कि आपका जो गैल्वेनिक सीरीज बनने वाला उसमें मेटल रखा कहाँ जा रहा है और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा जिसके बेस पर मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार अच्छा मेटल मेरा यहाँ पर है, तो नेचर ऑफ मेटल के हिसाब से ये एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा वो पता चल गया। और एक बार एनोड कैथोड पता चल गया तो फिर उसके जो कोरोजन का पार्ट रहेगा वो भी आपका क्या होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि नेचर ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ इन गैल्वेनिक सीरीज एंड अलोंग विद दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोजीशन ऑफ मेटल इन गैल्वेनिक सीरीज, और इसकी बात कर लेते हैं। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है कि भाई पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज, तो इसमें क्या होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक मेजर फैक्टर होने वाला कोरोजन मेटल के लिए। इट इज अ मेजर फैक्टर फॉर कोरोजन ऑफ मेटल्स। और ये कब पॉसिबल है भाई, जब दो डिसिमिलर मेटल होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जिंक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये जो दिख रहा है मुझे ये जिंक है, जबकि ये जो है कॉपर है। तो एक जिंक होगा एक कॉपर होगा, सीधी सी बात है। तो व्हेन टू डिसिमिलर मेटल, जब दो अलग अलग मेटल जो है कि आपस में हम क्या करते हैं बच्चा, इनको कंबाइन करते हैं, कोरेनिंग एनवायरनमेंट में रखते हैं, तब मेटल हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, एंड पोजीशन इन द गैल्वेनिक सीरीज अंडरगोज कोरोजन। दैट इज आप बोल सकते हो कि दैट इज एक्ट एज एनोड। मतलब इन दोनों में जो एनोड का काम करेगा, हमको पता है कि लेफ्ट वाला एनोड होता है, तो ये जो दिख रहा है बच्चा उसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस कंडीशन में जिंक जो है कि हमारा क्या होगा बच्चा, जल्दी कोरोड होगा। सही बात है। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या बोला था, नेचर ऑफ मेटल, उसके अंदर दो पॉइंट निकल कर आया कि पोजीशन ऑफ मेटल इन गैल्वेनिक सीरीज। तो और दूसरी बात है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑब्वियस ये बात है कि पोजीशन कहां पर होगा, अगर कोई मेटल आपका एज ए एनोड बिहेवियर दिखा रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, उसका कोरोजन बहुत जल्दी होने वाला है या फिर ज्यादा होने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर हम बात कर रहे थे। तो amongst the two metal in contact, greater the difference in electrode potential, higher is the rate of corrosion। ये तो पहले ही बता दिया कि भाई जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कोरोजन के चांसेस रहेंगे। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पर पॉइंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ से निकला है, ये पॉइंट देखो इस मेन पॉइंट से निकला हुआ है, नेचर ऑफ मेटल से निकला हुआ है, यहां से ये दो पॉइंट निकल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे ओवर वोल्टेज। जो सेकंड पॉइंट निकल कर आ रहा है कि भाई ओवर वोल्टेज भी तो हो सकती है, ये भी एक फैक्टर होता है कि व्हेन मेटल विच ऑक्युपाइज अ हाई पोजीशन इन गैल्वेनिक सेल, अगर कोई मेटल है जिसका पोजीशन जो है कि बच्चा हाई गैल्वेनिक पोजीशन पैटर्न दिखा रहा है, जैसे कि जिंक की मैं बात कर रहा था, से जिंक इट इज प्लेस्ड इन वन नॉर्मेलिटी H2SO4, इट अंडरगोज कोरोजन फॉर्मिंग अ फिल्म। ये कोरोजन बनाएगा बच्चा और एक लेयर के साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर कोई मेटल है, अगर वो हाइयर पोजीशन इन गैल्वेनिक सेल के अंदर है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, या फिर वो फ्लो नहीं करेंगे बल्कि इनफैक्ट ओवर वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा बच्चा वो ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में
आप इसको कहाँ प्लेस कर रहे हो, अगर वो H2SO4 के कॉन्टेक्ट में है तो वो ज्यादा H2 गैस रिलीज करेगा और खुद क्या होगा बच्चा, क्लियर बना देगा। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाइट स्लो, स्टार्टिंग में काफी स्लो होगा बिकॉज ऑफ हाई ओवर वोल्टेज 0.71 जिंक का होता है ऑफ जिंक मेटल विच रिड्यूस द इफेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू अ स्मॉल वैल्यू, जो क्या करेगा बच्चा, इसको स्मॉल वैल्यू पे लाके रोक देगा। तो ये है ओवर वोल्टेज का नतीजा कि भाई ओवर वोल्टेज अगर होगा तो कोरोजन के चांसेस भी क्या होंगे, आपके बढ़ने लगेंगे। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन गैस इवोल्यूशन वाज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड एंड द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड द थ्योरेटिकल रिवर्सिबल वैल्यू ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। तो भाई जब गैस निकल रही है और जो वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों को अगर हम देखेंगे तो उसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा उससे पता करेंगे भाई ओवर वोल्टेज एग्जैक्टली क्या है। तो ओवर वोल्टेज को हम ओवर पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओवर वोल्टेज इज नथिंग बट ओवर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए बात करेंगे एरिया ऑक्युपाइड बाय एनोड एंड कैथोड। भाई कौन कौन से एरिया जो है कि ऑक्युपाई होते हैं, तो एरियाज ऑक्युपाइड बाय एनोड एंड कैथोड। इंटरेस्टिंग चीज है, अगर दो डिसिमिलर मेटल को मैं आपस में मिक्स कर रहा हूं, मतलब कि दो अलग अलग जगह पे रख रहा हूं, कांटेक्ट करा रहा हूं, कैसे, फॉर्मिंग वन एनोड, जबकि दूसरा क्या बनाएगा बच्चा, दूसरा ऑब्वियसली बात है कैथोड बनाएगा। कहां पे, गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है। तब एक हमने क्या लिया कंटेनर, मतलब दो कंटेनर ले लिया गैल्वेनिक सेल के अंदर, ये इस तरह से एक एनोड है एक कैथोड है, दोनों को हमने क्या किया आपस में कांटेक्ट में रखा हुआ है। इस तरह से मैंने कांटेक्ट में रख दिया है, देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये मैंने सोल्यूशन डाल दिया, तो ये दोनों कांटेक्ट में है। तो ऐसे केसेस में क्या बोला कि कोरोजन ऑफ एनोडिक मेटल जो होगा बच्चा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो कोरोजन ऑफ एनोडिक मेटल जो होंगे बच्चा वो क्या होंगे, दैट पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑक्युपाइड बाय कैथोड एंड एनोड। फिर से जरा पढ़ो क्या बोल रहे हैं, जो कोरोजन होगा बच्चा एनोडिक मेटल के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि एनोडिक मेटल के ऊपर, इस मेटल के ऊपर जो कोरोजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेशियो ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय कैथोड एंड एनोड। मतलब कैथोड वाला ऊपर एनोड वाला नीचे, उसके एरिया को हम बोलेंगे कोरोजन एट एनोड बोलेंगे। उसको हम अल्फा से दिखा रहे हैं, तो अल्फा क्या हो गया मेरा, एरिया ऑफ कैथोडिक पार्ट डिवाइड बाय एरिया ऑफ एनोडिक पार्ट। क्लियर है एकदम। तो ये अल्फा हो गया विच इंडिकेट्स कि भाई कोरोजन कहां पर हो रहा है, एनोडिक पार्ट के ऊपर पाया जा रहा है। और अगर इफ कैथोड इज लार्ज एंड एनोड इज स्मॉल देन द कोरोजन एट एनोड इज हायर एंड वाइस वर्सा। आप उल्टा सुल्टा समझ सकते हैं, जैसे कि अगर ये वाला पार्ट आपका बड़ा है, अब ये वैल्यू निकालो ना आप खुद से, कि समझो कि अगर ये 5 है और ये नीचे वाला 2 है, तो आंसर कितना गया 2.5। अब आप बोलेंगे सर नीचे वाले को मैं छोटा करता हूँ ऊपर वाले को बड़ा करता हूँ, उसको 10 ले ले इसको 2 ही रखता हूँ, तो आंसर आ गया 5। तो कॉमन सी बात है कि अगर हमारा कैथोड अगर बड़ा होगा बच्चा, लार्ज होगा, और एनोड अगर स्मॉल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल जो अमाउंट जो रहेगा हायर रहेगा, टोटल जो कोरोजन होगा बच्चा वो हायर रहेगा एनोड के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई, एज पर दी फॉर्मूला। कोई दिक्कत है किसी को कहीं पर भी। एंड प्योरिटी ऑफ द मेटल ऑल्सो गिव्स बेसिक आइडिया अबाउट द कोरोजन। आपको पता है कि अगर मेटल प्योर है तो उसके कोरोजन के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन अगर मेटल में इम्प्योरिटी है तो वो अलग अलग लोगों से रिएक्शन करेगा और क्या होगा बच्चा, कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट निकल कर आता है कि एनवायरमेंट में जब किसी मेटल को आप रखते हो तो उसकी प्योरिटी बहुत मैटर करती है। तो प्योरिटी ऑफ द मेटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि इफ द मेटल्स आर इम्प्योर देन द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन देम क्या करेंगे बच्चा, कॉज हेट्रोजेनिटी। ठीक है, which gives rise to small electrochemical reaction cell at the site where the metal and impurity क्या करेंगे बच्चा, एक्सपोज होने लगेंगे। कॉमन सी बात है, अगर समझो कि ये कोई मेटल है और इस मेटल के अंदर कोई इम्प्योरिटी भी इन्वॉल्व है, तो जैसे ही ये इम्प्योरिटी किसी भी तरीके से एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो भाई वो क्या करेगी, रिएक्शन करना शुरू कर देगा। प्योर मेटल का बिहेवियर नहीं है रिएक्शन करने का, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड की गई है या फिर जो इम्प्योरिटी जो आई हुई है वो रिएक्शन करना शुरू करेगा और मेटल क्या करेगा बच्चा, खराब करना शुरू कर देगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है टू द कोरोसिव एनवायरमेंट एंड दस कोरोजन स्टार्ट्स। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चा, आपका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दस कोरोजन स्टार्ट, और जहां पे एक बार स्टार्ट हुआ तो भाई विच अफेक्ट द होल इंटायर मेटल, तब वो पूरे मेटल को खराब कर देते हैं। तो प्योरिटी ऑफ द मेटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि गोल्ड होता है, जितना प्योर होगा बच्चा कहते हैं कि उतना ज्यादा वो रिएक्शन से दूर भागता है। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे नीचे होता है, लेकिन अगर वही सिल्वर की बात करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो गोल्ड रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम उसको ज्वेलरी के रूप में यूज भी करते हैं। सिल्वर थोड़ा सा रिएक्शन करता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि चांदी की बहुत सारी चीजें होती हैं जब वो खारे पानी के अंदर, मतलब जो ओशियन के अंदर जब वो टच में आते हैं तो हल्का सा काला पड़ने लगते हैं। कहीं पर भाई आप समझो कि हिल स्टेशन के साइड में जाते हो तो आपकी जो ज्वेलरी होती है, जो चांदी के कुछ कड़े बड़े होते हैं, वो सब क्या होते हैं बच्चा, थोड़े से काले पड़ने लगते हैं क्योंकि उनमें रिएक्शन होने लगता है। तो इसका मतलब ही नहीं कि प्योरिटी का फर्क है, बल्कि वो रिएक्टिविटी का फर्क है। तो आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि यार प्योर मेटल तो है,
लेकिन रिएक्टिविटी भी एक मैटर करता है, रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका मेटल ही इम्प्योर है तब तो भाई एक तो रिएक्टिविटी का असर होता ही होता है, साथ में मेटल भी इम्प्योर हो गया है, तो यहाँ पर डबल बोलते हैं ना कि दोहरी मार पड़ गई। तो भाई रिएक्शन तो बाई डिफॉल्ट होने वाला है और कोरोजन तो 101% होने वाला है। तो अगर कोई चीज़ प्योर नहीं है तो वहाँ पर कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो पूरा मेटल खराब करके लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे दिया है उसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हो जरा देख लो, एकदम बेसिक चीज़ कि भाई जिंक मेटल इफ विद द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन या फिर लेड अगर हम लेते हैं, अंडरगोज कोरोजन इन द साइट, अंडरगोज कोरोजन एट द साइट वेयर द इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट, बराबर, जहां पर एक्सपोज होता है, जहां पे दिखता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लोकल स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दस मोर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी हायर इज द कोरोजन ऑफ जिंक मेटल। जिंक के अंदर अगर हमने आयरन या लेड जैसी चीजें अंदर डाली हुई है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा होगा ना लोकल एकदम, वो रिएक्शन करेगा और बाद में क्या उसको खराब करना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा आपका इंप्योरिटी रहेगा उतना ज्यादा खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे जिंक के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चा टेम्परेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेट ऑफ कोरोजन इज ग्रेटर एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जो गैसेस होते हैं वो तेजी से आवाज आते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस एक्सपांड होते हैं और वो उनका वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट होता है बहुत तेजी से होने लगता है। आप सोचो कि गैस का एक पार्टिकल है, इसको आपने क्या किया बच्चा, गर्म किया, तो गर्म करके तो ये क्या होगा, एक्सपांड होने लगेगा। जब ये एक्सपांड होगा तो इसका क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका फिर डेंसिटी क्या होगा बच्चा, कम होने लगेगा। डेंसिटी कम होगा तो ये हवा थोड़ी हल्की हो गई, तो यहाँ वहाँ तेजी से मूव कर सकती है। इसका मतलब जो हवा, अगर समझो कि एग्जाम्पल के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ गया और जो हवा है वो उस मेटल तक पहुंच रही है तो उसके साथ रिएक्शन कर सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनदर एग्जांपल ऑफ इंक्रीज ऑफ कोरोजन विद टेम्परेचर, अगर आप देखेंगे राइजिंग टेम्परेचर, तो वो है बच्चा कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट इन ऑब्जर्व्ड इन बॉयलर। ये भी आपने देखा होगा कई बार, क्या बॉयलर जितना ज़्यादा हम पानी गर्म करते हैं उसमें उतना ज़्यादा क्या होता है बच्चा, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि बर्तन जो हम घरों में लगातार बनाते हैं वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कोरोड होते रहता है। जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। ठीक है, तो एलॉय बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने एलॉय का यूज़ करना शुरू कर दिया है। पहले के टाइम पर सिर्फ लोहे की चीज़ें होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर एलॉय की बातें आने लगी कि भाई एलॉय बनाओ ताकि वो मजबूती मिले। तो हीटिंग इफेक्ट तो ऑब्वियस ही बात है, कोरोजन करता ही करता है, इसमें कोई बोलते नहीं कि डाउट नहीं है। किस तरह से कोरोजन कर रहा है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई एक तो गैसेस के थ्रू होता है और एक डायरेक्ट होता है कोरोजन। अगर आप इसको डायरेक्टली राइजिंग टेम्परेचर करेंगे तो भाई बाई डिफॉल्ट क्या होगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल में बॉयलर के अंदर होता है। ठीक है, अब आते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बोल सकते हो कि यार कोरोजन के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल जो आप जानते हो, रस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर लोहा है और वो मॉइस्चर के क्वांटिटी में आ गया तो फिर ऑक्साइड करके एक लेयर बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ें समझ में आती है, और ये चीज़ यहाँ पे देखिए कि भाई कोरोजन इज ऑल्सो फाउंड इन इनहेंस और इन ह्यूमिड एयर कंपेयर टू ड्राई एयर। तो ज़्यादातर आपको अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा इनहेंस हो जाता है ह्यूमिड एयर में, मतलब कि ह्यूमिड एयर मतलब मॉइस्चर में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ड्राई एयर। दिस इज बिकॉज द ह्यूमिड एयर या मॉइस्ट एयर हैज़ टेंडेंसी टू डिजोल्व गैसेस, कुछ गैसेस को डिजोल्व कर लेता है, जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया, इन सबको अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। एंड ऑल्सो एसिडिक वेपर को भी क्या करेगा, अपने अंदर रख लेगा, जो कि इंडस्ट्री से बनते हैं। एंड ड्यू टू दिस इट बिकम्स वेरी इजी टू सेट अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। मतलब ये बहुत आसान हो जाता है उसके साथ में रिएक्शन का माहौल बनाना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब हो गया कि भाई रिएक्शन का माहौल बनाना, रिएक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंसेस होनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड सम मेटल्स जैसे कि मैग्नीज हो गए, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम, they were corroded in moist air even in the absence of oxygen forming few other compounds। तो भाई हवा के अंदर ऑक्सीजन है नहीं, उससे फर्क नहीं है, रिएक्शन करके क्या करेंगे भाई, कोरोड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मॉइस्चर, मॉइस्चर जो होता है बच्चा, वो कई गैसों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, पकड़ के रखता है, और जहां पर मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो चीजें क्या होती है, उनसे रिएक्शन करने लगती है। सोचो कि इसके अंदर वेपर एसिडिक है, आप ये मान लो एसिडिक वेपर यहाँ पर है, अब ये एसिड अगर किसी मेटल के कॉन्टेक्ट में आ गया तो भाई वो खराब तो होगा ही ना। एसिड अगर मेटल कॉन्टेंट में आएगा तो सीधी सी बात है वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पर आता है बच्चा मेथड टू डिक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। हम कौन से मेथड को यूज करें इस कोरोजन को रोकने के लिए? तो नो डाउट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लो, फिर हम कुछ मेथड देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोरोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज टू इंक्रीजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट इन ऑल द इंडस्ट्री। कोरोजन यार सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई ये सारी इंडस्ट्री में इसको मेंटेन करना है कि कोरोजन कम से कम हो, ये बहुत दिक्कत होती है। एंड देयरफॉर आइदर प्रिवेंशन और सब्सिक्वेंट कंट्रोल ऑफ कोरोजन बिकम्स ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट, बराबर। तो भाई कुछ भी करके कोरोजन को रोका जाए या उसको कम से कम किया जाए, ये ट्राई करने की कोशिश होती है। एंड द मेथड फॉर कोरोजन कंट्रोल वेरी फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन।
हम एक ही मेथड सब जगह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, because we have discussed the type of corrosion are many and condition under which corrosion occurs also differ wider extent, and this makes it difficult to apply any single method to solve the problem। एक सिंगल मेथड में सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकता कि भाई बस ये कर लो सबके अंदर। जैसे एक होता है ना कि सर ऑयलिंग कर दो, एक हमारे लाइफ में क्या होता है, सर ऑयलिंग कर दो कोरोजन खत्म हो जाएगा। भाई हर जगह ऑयलिंग से काम नहीं चलने वाला है। जहां पर फ्रिक्शन है वहां पर ऑयलिंग का समझ में आ रहा है, लेकिन जहां पे फ्रिक्शन नहीं है वहां पे ऑयलिंग का कोई लॉजिक नहीं है। जहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझ नहीं रहेंगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम फैक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो फैक्टर्स जो है कि बच्चा इतने सारे मेथड हैं, फैक्टर्स मतलब मेथड है जिसको हमें कोरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो होने वाला है बच्चा मटेरियल सिलेक्शन, कौन से मटेरियल को आप यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर डिजाइनिंग क्या बना रहे हो क्या है, यूज ऑफ इनिबिटर्स कुछ केमिकल यूज कर रहे हो, कैथोडिक प्रोटेक्शन आप ले रहे हो क्या, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन आप इसके अंदर भी ले सकते हो, इम्प्रेस्ड करंट मेथड यूज कर सकते हो, एनोडिक प्रोटेक्शन ले सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ले सकते हो जिसके अंदर मेटालिक कोटिंग आती है, नॉन मेटालिक कोटिंग आती है। इस तरह से इतने सारे मेथड है प्रिवेंट करने के जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक कोरोजन का ये जो पार्ट है बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी कंटेंट है, बट ट्रस्ट करो ये सब क्वेश्चंस आपको 3 से 4 नंबर के आएंगे एग्जाम में, बड़े आंसर्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो अगर कभी आ गया कि कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कोरोजन को, ये पूरा बताना है, कौन से पॉइंटर्स हैं या कौन सी चीजें हैं जो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकती हैं, वो ये पॉइंट्स आएंगे और इनका एक्सप्लेनेशन मैं अगले लेक्चर में देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।